हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयुर मेडिकल क्लासेस और बीएमएस थर्ड ईयर के कॉमर्स फर्स्ट सब्जेक्ट का ये लेक्चर है कुपोषण जन व्याधि का, जो कि है पार्ट 2। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बताया है, इस चैनल पे आपको टॉपिक वाइज के साथ साथ सिलेबस वाइज कंटेंट मिल रहा है। यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ जब कुपोषण जन व्याधि पे, तो किस चीज़ की बात करूँगी। यहाँ मैंने पहले भी बता दिया कि इससे पहले मैं क्वेश्चन को देखती हूँ और वहाँ के प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंग ये स्लाइड बनती है। आपके एग्जाम में कैसे आप इंप्रूव कर सके अपने मार्क्स को, इसका ध्यान यहाँ रखा जा रहा है। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करो अपने टॉपिक को। तो मैं पहले बता दूं कि इससे अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। चैनल में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और उसे ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बता दिया है कि क्या है प्रक्टो, क्या है सलेक्शन गर्भत व्याधि, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है बाल शोष एंड परिगर्भिका कृष्णा। तो यहाँ 4 अवस्थाओं को मैं यहाँ कंप्लीट करने जा रही हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनना और अपने नोट्स रेडी करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बाल शोष। तो जो भी क्लासिफिकेशन किया गया वो ये है, निर्धारित भार शोथ रहित और शोथ सहित 2 हिस्सों में बांटा गया। तो यदि ऐसा होता है कि शोथ जो रहित है, रहित यानी जब उसमें ना हो, और सहित यानी शोथ के साथ हो। ठीक है, ये मैं बता दूं रहित और सहित का डिफरेंस। दूसरा क्या, भार 80% अगर कम हो गया उसके सामान्य भार से और शोथ नहीं है तो कृष्णा हो सकती है, और अगर शोथ है तो श्लेष्मफक या बाल शोष हो सकता है। अगर भार उसका सामान्य भार से 60% भार कम हो रहा है कुपोषण के कारण, तो परिगर्भिका और गर्भस्फक शोथ नहीं होते हैं, और शोथ सहित अगर हुआ यानी शोथ हुआ तो गर्भज यानी व्याधिज फक रोग होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने बाल शोष में, इसके साथ मैं आपको कोरिलेशन दूंगी, लेकिन सबसे पहले शुरू करती हूँ अपना टॉपिक। वाग्भट्टाचार्य ने अपने एक बहुत प्यारे श्लोक से बताया कि बाल शोष होता क्या है और क्यों होता है। तो बाल शोष को बताते हुए कहा, अत्यंत स्वप्न शीत अंबु सलक्ष्मिक स्तन सेविना, यानी जब शिशु कभी भी ऐसा हो कि बहुत ज्यादा अत्यधिक सो रहा हो, यानी बहुत ज्यादा सो रहा हो, बहुत शीत जल का वो पान करता हो, कफ वर्धक दूध का सेवन करता है श्लेष्मक। ये 3 कारण है जो मुख्य कारण होंगे। निदान में आप लिखोगे ये 3 कारण नोट करो कि बहुत ज्यादा शिशु सोता हो यानी सोएगा तो कफ बढ़ेगा। ठीक है, या फिर माँ का दूध जो है वो कफ वर्धक हो, यानी या फिर वो कोई भी दूध पिए जिसमें कफ की मात्रा ज्यादा हो रही है तो उसमें होगा। यहाँ पे सलेष्मिक स्तन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, प्रतिशायो ज्वर काश जयते कुमार सुषिति तथा स्निग्ध शुक्ल मुखी। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक में ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या है या उसके लक्षण क्या है, ठीक है, और किसके कारण है। तो निदान और लक्षण का ये दोनों श्लोक है। ठीक है, ऊपर की 2 लाइन निदान की है, उसके बाद आपकी 2 लाइनें लक्षण की हैं। ठीक है, तो निदान और लक्षण के ये दोनों श्लोक हैं, ये आप लर्न करें ना, एग्जाम में लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निदान हो गया। संप्राप्ति में क्या है, जब ऐसे इन निदानों का सेवन करने से कफ बढ़ जाता है शिशु में, तो जो रसवाही शोथस होते हैं, शोथस जिनके कारण उन्हें पोषण मिल रहा है, ठीक है, रसवाही शोथस से पोषित होता है शिशु, तो जब शिशु का रसवाही शोथस अवरुद्ध हो जा रहा है तो उसमें पोषण नहीं मिल रहा, तो उसे क्या हो गया, बाल शोष रोग हो जाता है। ठीक है, तो लक्षण मैंने बताया क्या है, अरुचि, प्रतिशाय, ज्वर, काश, शोष, मुख नेत्र का स्निग्ध होना और श्वेत होना। लर्न कर लो इसे, अरुचि होगी क्योंकि कुपोषित है, तब भी उस बच्चे को भूख नहीं लगेगी, अरुचि करेगा। प्रतिशाय होगी, प्रतिशाय आपको पता ही है इसके जो होगी, एक प्रतिशाय आपने जब रोग पढ़ा होगा तो नाक में हल्का सा प्रतिशाय होता है कि उसको सर में, नाक में, ये सब चीजें प्रतिशाय रोग होंगे। और ज्वर, तापमान बढ़ जाएगा, ताप होगा, काश होगा, शोष होगा। शोष समझ में आया कि शरीर उसका धीरे धीरे शोषित हो रहा है, कि भार उसका कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आप ये लक्षण में लिखोगे। उसके बाद स्टार्टिंग आप पॉइंट की बात करते हो चिकित्सा, तो आपके एग्जाम के कंटेंट मैंने बताया ना, एटोलॉजी पैथोलॉजी के बताने के साथ आपको कंटेंट देना है ट्रीटमेंट प्लान का। तो ट्रीटमेंट में आप बताओगे चिकित्सा में कि सबसे पहले तो वो कुपोषित है तो शिशु का दीपन पाचन करो, उसकी शोधन औषधि करो। शोधन क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो कफ पीड़ित हो रहा है, यानी कफ उसमें प्रकोपित है, तो आप शोधन करोगे, तो शोधन औषधियां यूज करोगे। क्या है, स्थिरा, देवदारू, त्रिकटु, पुनर्वद्वय, ये जो है इनको दिए जाएंगे वो औषधियां जो शोधन करती हैं यहाँ पे। ठीक है, बालक के अंदर, शिशु के अंदर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिशु शोषक नाशक शोधन घृत। ठीक है, ये जो बहुत ज्यादा है
आप जब शोष लिखोगे तो वहां पे ये वर्ड जरूर लिखे, एक शोषनाशक तैल, दूसरा शिशु शोषनाशक शोधन घृत। क्या होता है देखो, शाल पर्णी वचा कटेरी काकोली पिपली का आधा घृत सिद्ध कर दो। ठीक है, तो ये जो होता है बाल शोष के लिए होता है। बाल शोष का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सलेष्मिक दूध, शीतल जल और अति स्वप्न के कारण कफ प्रकोपित होगा, और कफ प्रकोपित होगा और ऑलरेडी बाल काल्य है तो बाल में कफ वैसे ही वर्धित होता है, तो इनके कारण उसके अंदर पित्त का जो होता है बहुत ज्यादा वर्धन होगा, और मंदाग्नि होने के कारण उसमें रसवर्धक जितने भी स्रोतस होंगे अवरुद्ध है। तो ये सब चीजें क्या रही, पाचन, इसलिए दीपन पाचन देना जरूरी है। अपने माइंड का सेटअप करना, दीपन पाचन इसलिए देना जरूरी है। तो शोष में आपने देख लिया कैसे बाल शोष का है, तो इसमें इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कोई कहानी या बहुत ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं लूंगी। स्टार्ट करते हैं अब कृष्टा। कृष्टा क्या है, तो स्टूडेंट बाल शोष लिखने के बाद आप कृष्टा लिखते हो। कृष्टा चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं, जब वात दोष दुष्ट दुग्ध, यानी जब ऐसा दुग्ध, शोष में क्या था, कफ दूषित था, कृष्ण में क्या है, वात दूषित है। देखो वात में है जो रुक्ष होता है, ठीक है, और उसी में सूखी चीजें मान सकते हैं, तो ये दिमाग में रख लो कि वात है तो वात में कृष है। कृष मतलब क्या, सूख गया है वो, ठीक है, दुबला पतला दिखेगा, बहुत थीन, उसमें ऐसा लगेगा दुर्लभ है, बहुत कमजोर है, जान नहीं है वो, उसके लक्षण मैं भी बताऊंगी। तो याद रखो जब कृष्टा होगी तो वात दूषित है, वात दूषित, और बाल शोष है तो कफ दूषित। यही दो दोष ही तो इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं। तो जब कभी भी ऐसा है वात दूषित आहार बच्चा करेगा तो उसको कृष्टा हो सकती है। पचाग्नि अच्छी होने के कारण भी योग रत्नाकर ने कहा है कि ऐसी अवस्था में पाचक अग्नि अच्छी है फिर भी बालक को भोजन का पोषण नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वात दोष है। उसके बाद क्या है, इनको 3 भागों में बांट दिया कि या तो वात आहार विहार जन्य से, या फिर रोग जन्य हो, या स्वयं जन्य। ऐसी अवस्था में होने पर बालक को पाचन अग्नि ठीक होगी तो भी उसे पोषण तत्व नहीं मिलेगा, ठीक है, या वातल आहार विहार कर रहा हो, विहार जन्य उसके अंदर पहले से ही जेनेटिक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तब भी, ठीक है। तो इसका लक्षण क्या है, तो कृष्टा के लक्षण क्या है, साफ है। अतिकृष्ट मनुष्य कैसा होगा, नर हो या नारी या शिशु कैसा भी हो, तो उसमें नितम जैसे सूखा हुआ लगता है, ग्रीवा बहुत पतली सी, गर्दन पतले से, उधर वैसे से चिपका सा होगा, शरीर की धमनियां सभी जैसे दिख रही होंगी। अभी मैं आपको फिगर से मेंशन कर दूं, जैसे कुपोषित एक बालक हो, ठीक है, दृष्टिगोचर जैसे ही दिख रहा है। दृष्टिगोचर का मतलब है कि वो उसके धमनियां हाथों पे ऐसे जालनुमा दिख रही होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर में अब सिर्फ त्वचा रह गई है और हड्डी रह गई है, ठीक है, बहुत दुबला पतला कंकालनुमा, ठीक है। तो याद रखना ये लक्षण है। अब आते हैं मेन चिकित्सा सिद्धांत पे। चिकित्सा सिद्धांत पे अगर आप चलो तो बाल शोष में हम भी ब्रंगन दीपन पाचन कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रंघन करेंगे, ठीक है। मेन क्या है, ब्रंघन करेंगे। मेरे मतलब बार बार सुन लो, आपको इससे याद हो जाए, ठीक है, बार बार देखो याद हो जाए, तो आप एग्जाम में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, बस इसको लर्न सुनते जाओ, लर्न होता जाए। तो मैं बार बार बहुत आराम से बता रही हूँ, ब्रंघन चिकित्सा देंगे, ठीक है। निदान परियोजन का मतलब क्या है, जो वातज दूषित वो आहार विहार कर रहा है, वातज वायु दोष को कम करना है, वातज आहार विहार नहीं करना है। स्तनपान शिशु माता को जो माँ है वही वात दूषित अगर उसे दे रही है दूध, माँ कमजोर है तो माँ में ब्रंघन आहार दो, माँ को पोषक तत्व दो, ठीक है। रोगों को उचित पथ्य को लगता है ना, पथ्य आहार जो उसको पाचन हो जाए, ब्रंघन करे, सेहन करे, वैसे आहार दो, शिशु को पौष्टिक है। तो ये बातें आपको एक जैसी लग रही होंगी बट ये आपको लिखना है ऐसे। तो अब क्या है, ब्रंघन द्रव्य, तो ब्रंघन द्रव्य के गुण आप जरूर लिखोगे क्योंकि हम ब्रंघन द्रव्य दे रहे हैं उसे। तो आप लिख सकते हो गुरु, शीत, मधुर, स्थूल, स्थिर, वृद्ध, बहल, मन, पिक्षिल, लक्षण। ये ऐसे रट ले जाओ कि जहाँ भी आप ब्रंघन करते हो तो वहाँ पे ब्रंघन द्रव्य के गुण लिख सकते हो। पूरे आयुर्वेद में ये आपको काम आ जाएगा, बिल्कुल कॉमन, ठीक है। दूसरा आप उसमें कुछ और लिख सकते हो, तो उसमें प्रदेह है, परिषेक है, वो आप दे सकते हो। अशोका, रोहिणी, पिपली, चूर्ण, इनको मधु के साथ, दूध के साथ चटा सकते हो, तो यानी लेह कर सकते हो। विदारिकन चूर्ण, अश्वगंधा के स्वर्ण योग और लक्षादि तैल का उपटन, ये सब चीज़ें जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपने समझ ली। लक्षा आदि समझ लो ना, लक्षा रस लेते हैं जो आपने रस में पढ़ा होगा, रसशास्त्र में पढ़ा जाता है। तो लक्षा रस का एक भाग, तैल का एक भाग, और जो मस्तु होती है उसका
एक भाग यानी प्रस्थ लेते हैं, एक भाग प्रस्थ लेते हैं। मस्तु का 4 भाग, अश्वगंधा, हरिद्रा, देवदारू, रेणुका, कूट, मोथा, चंदन, मुरवा। लिख लो, मैं ये बोल रही हूँ आप लिख लो कि जो लक्षादि तैल अगर आप लिखोगे एग्जाम में तो क्या लिख सकते हो कि लक्षादि तैल में लक्षारस का 1 भाग, तैल का 1 भाग, मस्तु का 4 भाग यानी 1 4 1, ठीक है। उसके बाद अश्वगंधा, हरिद्रा, देवदारू, रेणुका, कूट, मोथा, चंदन, मुरपुरवा, कुटुकी, रासना, सौंफ, इन सबको क्या कहते हैं मधु और मधुक ले लेते हैं, ठीक है। इनको सबको समभाग में लेके कल्क से तैल सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो कल्क बनाते हैं और उसे इसी कल से तैल सिद्ध करते हैं और अभ्यंग करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लक्षादि, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नोट कर दो, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम दिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है परिगर्भिका। अगर चैनल पर अब तक बने हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। परिगर्भिका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता दूं, अष्टांग संग्रह के उत्तर तंत्र के दूसरे अध्याय में ये जो दिया हुआ है रोग परिवक्ष्य, ठीक है। ये जो रोग वाला पार्ट है परिवक्ष्य, ये एग्जाम में बहुत बार इन शब्दों से पूछा गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और ये श्लोक भी देके पूछा गया, तो हमें भी बताया जाता है इंपॉर्टेंट है, तो आप भी रखना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको व्याख्या करने के लिए पूछी जाती है या किससे संबंधित है। तो परिवक्ष्यम लिखा है तो इसको समझना परिगर्भिका ही शब्द है, क्योंकि ये क्या है परिगर्भिका का पर्याय है। परिभव कह सकते हैं दूध कटा, जैसे दूध कटो या अहिणी, ठीक है। तो किसे कहते हैं तो समझ लो। ये शब्द तब प्रयोग किए जाते हैं जब 1 वर्ष का बालक शिशु, जो बालक है वो शिशु है वो 1 वर्ष का हो रहा है, उसी उपरांत उसकी माँ ने दूसरा गर्भ धारण कर लिया तो वो दूध नहीं पी पाता है या माँ दूध पिलाना बंद कर देती है। इन दोनों कारणों को लिया गया है, ठीक है, परिगर्भिका कहते हैं। याद रखना, या शिशु ने दूध पीना बंद कर दिया हो या माँ ने दूध पिलाना बंद कर दिया है, इन दोनों कारणों को हम परिगर्भिका में लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ना गर्भिणा पीबते स्तन्यम परिगर्भिका विद्यते, ठीक है, वृद्धिता। तो ये श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये समझ गए ना, गर्भिणी होता क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, लक्षण क्या है, जो माता है या तो वो दूध पिलाना बंद कर दे या बालक ने दूध पीना बंद कर दे, इन दोनों को हम संप्राप्ति में लेते हैं, ठीक है। ये दोनों संप्राप्ति किसकी बनती है, परिगर्भिका की। लक्षण में क्या लिखो, लक्षण में इसका बहुत इंपॉर्टेंट, देखो लक्षण आपको मैं यहाँ समझाती हूँ। लक्षण में है कि जो माता का दूध अगर पीता है ऐसा शिशु, गर्भिणी यानी गर्भ धारण की हुई स्त्री है, उसका जो शिशु अभी 1 वर्ष का नहीं हुआ है लेकिन उसने दूसरा गर्भ धारण कर लिया, तो उस ऐसी माता का जब शिशु दूध पिए, स्तनपान करे, तो क्या होता है, शिशु काश से, श्वास से अग्निमंद हो जाती है उसकी, उसमें तांद्रा हो जाता है, रुचि हो जाती है, भ्रम, और उसका जो उदर होता है, उदर यानी पेट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उदर वृद्धि के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं को परिगर्भिका या परिवक्ष्य कहते हैं, ठीक है। याद रखना, बहुत शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। और जो 2 पॉइंट मैंने बताया था किसकी संप्राप्ति में, कि गर्भिणी माता दूध ना पिलाए या बालक ही दूध छोड़ दे, इन दोनों को आप ऐसे संप्राप्ति में लिखोगे, आपको अपनी बुक्स में ये लिखा हुआ मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, चिकित्सा में चले जाओगे तो चिकित्सा का सबसे मेन पॉइंट क्या है, अग्निदीपन चिकित्सा करना। अग्निदीपन चिकित्सा क्या करते हो, अग्निदीपन चिकित्सा में आप यही करते हो कि पिपली हुआ, पिपली मूल हुआ, कुटकी हुई, ये सब क्या होते हैं, अग्नि दीप्त करते हैं, तो पोषण जो तत्व है वो पहुंचेगा। तो ये वाला पॉइंट जो मैंने अग्निदीपन का एक योग यहाँ पे लिखा है वो अष्टांग संग्रह में आपको मिलता है कि पिपली और पिपली मूल कुटकी, ये सारे जो देवदारू, विड़, नमक, जीरा, इन सबको मिला के कांजी और शूरमंड घृत में पाक करते हैं, और इसका पान किसमें, परिगर्भिका के रोगनाशक, ये एक योग है जिसे देते हैं। दूसरा हम करते हैं कि हम हमेशा बताते हैं कि विदारी कंद, तो विदारी कंद ये भी अष्टांग संग्रह में योग मिला कि विदारी कंद, यव, गोधूम तथा पिपली का जो चूर्ण होता है घृत में मिला कर दे, ठीक है, मधु एवं शर्करा के साथ दे, तो ऐसे गर्म दूध दे अगर बालक को, तो शिशु जो होता है वो पोषित होता है। तो ये भी जो आपका है परिगर्भिका का चिकित्सा में। दूसरा है लास्ट वन, गुरु और स्निग्ध भोजन दोगे, तो गुरु और स्निग्ध भोजन तो पोषण करता है, बंधन करता है, इसलिए ये भी बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इस तरह से योग है खत्म होते हैं, और परिगर्भिका रोग में आप चिकित्सा मेन जो है वो लिखते हो, क्योंकि आपकी में ट्रीटमेंट प्लान एट द मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप समझ गए परिगर्भिका क्या होता है। तो अगर ये नोट्स आपको ज़रा सा भी बेनिफिट देते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल बने रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं कैसे आपको लाऊं और आपके में पेपर कैसे एग्जाम्स के सॉल्व करा रही हूँ, तो साथ दीजिएगा। चैनल पे अब तक बने रहें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।